मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपी मौर्य आप सभी का संस्कृत स्नेही यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत वर्णमाला में जो उच्चारण स्थान है वर्णों के उन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पटल पर मैंने जो भी वर्ण है उनके उच्चारण स्थानों को प्रदर्शित किया है और उनका क्या महत्व है हमारी संस्कृत वर्णमाला में, क्योंकि जो वर्णों के उच्चारण स्थान पर हैं इन पे आधारित भी कुछ क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो टीजीटी संस्कृत हो, पीजीटी संस्कृत हो या टेट, सीटेट या बीएड इत्यादि के कोई भी परीक्षाएं हों, उन सभी में वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बिना समय गवाए इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अंत तक पूरी वीडियो देखेंगे। और तो आइए प्रारंभ करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान को। तो जैसा कि ये जो सूत्र लिखे हैं मैंने, तो इनको क्रमानुसार हम लोग समझते हैं। पहला सूत्र है अकु विसर्जनीयानाम कंठा। इसमें क्या है, सारे वर्णों को बहुत ही आसानी से समझाया गया है। यहाँ पर आ, कु से मतलब कवर्ग, हा और विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो जैसा कि मैंने इधर आगे इस सूत्र के आगे भी यहाँ पर वर्णों को अलग अलग करके लिख दिया है जिससे कि समझने में आसानी रहे। तो इसमें क्या है, आ, यहाँ पर ह्रस्व आ और दीर्घा का इस सूत्र में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया है कि आप लोग ये भ्रम में ना रहें कि दीर्घ आ का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि ह्रस्व आ, दीर्घ आ, कवर्ग में का, खा, गा, घा, या, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। क्योंकि कंठ ये जो प्रदेश है ये मुंह के नीचे का जो हिस्सा है ये कंठ है। और जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं इन वर्णों का आ कवर्ग में का, खा, गा, घा, हा, तो जब इन वर्णों का विसर्ग प्रातः, इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु हमारी सीधी कंठ से आती है और जीभ किसी भी स्थान को मुंह में स्पर्श नहीं करती है, इसीलिए सीधी प्राणवायु कंठ प्रदेश से आती है, इसीलिए इनको हम इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। तो इसमें कौन कौन से आ गए, ह्रस्व आ, दीर्घ आ, कवर्ग, हा और विसर्ग। तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अब दूसरा क्रम है ईचु ऐसा नाम तालु। तो इसमें ई से मतलब इकार, ई, और चू से मतलब चवर्ग, या और सा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। अब हम ये समझें कि तालु कहाँ है हमारे मुंह में। जीभ हमारी जब ऊपरी हिस्सा, जो जीभ के ऊपरी हिस्सा है, जो जिसको जीभ की हम छत कहते हैं, जो ऊपरी हिस्सा है, समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो जीभ का ऊपरी हिस्सा जो छतनुमा है उसको हम तालु कहते हैं। तो जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ तालु में लगती है। जैसे आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं, ई, चवर्ग के जो वर्ण चा, छा, जा, झा, वा, या, सा, इन जब वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी तालु में स्पर्श करती है, इसीलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। यहाँ भी मैंने ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार का जिक्र किया है, क्योंकि इसमें सूत्र में यहाँ पर दीर्घ इकार को नहीं बताया गया, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर दिया जिससे कि जो भ्रम है वो दूर हो जाए। आगे क्या है, ऋतु रसाणा मूर्धा। रेर और टू से मतलब टवर्ग, र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। जैसे कि जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी कहाँ, मूर्धा को स्पर्श करती है। जैसे हम उच्चारण करके देख लें, टा, ठ, ड, ढ, तो जीभ कहाँ लगती है हमारी, मूर्धा में। तो मूर्धा का मतलब तालु से जो पीछे का जो थोड़ा हिस्सा है, खोखलापन है जो बीच में, तालु से पीछे ऊपर, उसी को हम मूर्धा कहते हैं, क्योंकि हमारी जीभ वही स्पर्श करती है। जब हम टवर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं वो बोल के देख सकते हैं, टा, ठा, ड, ढ, ऋ, र, स,
ये जो वर्ण है इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी मूर्धा में जा करके स्पर्श करती है, इसीलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसी तरह से लिरतु लसा नाम दंता, लिर लिरकार, तू से मतलब तवर्ग, ला और सा, इन वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो जीभ हमारी कहाँ लगती है, तालु में दंत में लगती है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ, दंत हुआ। तो यहाँ पर देखें आप, उच्चारण करके देख लें, लिर जब हम बोलेंगे तो जीभ हमारी दांतों में लगेगी, और तवर्ग के जो वर्ण हैं उनको जब हम उच्चारित करेंगे ता, था, दा, धा, ना, तो जीभ हमारी कहाँ लगी, दांतों में। तो इस तरह से ला और ये दंत सा, इसका उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ कहाँ लगेगी, दांतों में लगेगी, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत हुआ। इसी तरह से उप उपदमानिया नाम ओष्ठव, उकार, ह्रस्व उकार और दीर्घ उकार और पवर्ग, पवर्ग में पा, फा, वा, भा, मा, और उपदमानीय में कौन से वर्ण आएंगे, पा और फा, इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओठ, क्योंकि इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो ओठ हमारे दोनों आपस में मिल जाते हैं। ऊ पवर्ग के वर्ण पा, फा, बा, भा, इन वर्णों का जब उच्चारण करेंगे तो ओठ मिल जाएंगे, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ, ओठ। हम बोल के भी देख लें एक परीक्षा के समय, तो हमको आसानी रहेगी याद करने में। इसी तरह से हम गणना नाम नासिकाचा, जो वर्गों के पंचमा अक्षर हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है, नाक, नासिका। तो आप बोल के भी देख लें, उआ, मा, या, अणा, ना, मैंने यहाँ अलग अलग करके इन वर्णों को प्रदर्शित किया है, लिखा है, तो आप देख लें। और इनमें जैसे कि मान लीजिए ये चवर्ग का वर्ण है, वहाँ है पहला, तो इसका उच्चारण चवर्ग का क्या है, चवर्ग में क्या है, तालु, तो तालु और नासिका के सहयोग से वहाँ का उच्चारण स्थान हुआ। जैसे माँ है, माँ में क्या है, माँ पवर्ग का है, तो ये ओठ और नासिका के सहयोग से। इसी तरह से यहाँ कंठ और नासिका से, अणा मूर्धा और नासिका से, ना दंत नासिका के सहयोग से उच्चरित हुए हैं। क्योंकि इसके लिए एक सूत्र भी है, मुख नासिका बचनों और नासिका, सूत्र के अनुसार मुंह और नाक दोनों के सहयोग से अनुनासिक वर्णों का यहाँ पर उच्चारण होता है। इस पर प्रश्न भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो अनुनासिक वर्ण हैं, जो वर्गों के पंचमाक्षर हैं, वो किसके सहयोग से बोले जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो मुंह और नाक दोनों के सहयोग से बोले जाते हैं। इसी तरह से अद्वैतो कंठ तालु, ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु, क्योंकि इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा कहाँ जाती है, तालु की ओर जाती है, और कंठ से प्राणवायु सीधे बाहर आती है, जैसे कि आप बोल करके भी देख सकते हैं, ए आई। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ और तालु। ओदौतो कंठोष्टम, इन वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारी प्राणवायु कंठ से सीधे बाहर आएगी और ओठ मिलने का प्रयास करेंगे, तो इस तरह से इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठोष्ठ, ओ औ। इसी तरह से वकारस दंतोष्ठम, वा जो है इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, क्योंकि जीभ हमारी दांतों की ओर जाती है और ओठ मिलने का प्रयास करते हैं, इसीलिए वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। इसी तरह से जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूल्यम, और जिह्वा मूल्य में का और खा वर्ण आते हैं, क्योंकि जो जीव की मूल करता है, जीव के मूल से जो शब्द उच्चरित होते हैं उन जिह्वा मूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल होता है, जीव की जड़ अर्थात जीव का मूल। तो यहाँ पर का और खा है जो जीव की जड़ से उच्चरित होते हैं, इसीलिए इनको जिह्वा मूलीय कहा गया है। इसी तरह से नासिका अनुस्वारस, जो ये अंक की बिंदी मैंने लगाई है, इसका उच्चारण नाक के सहयोग से होता है। नासिका अनुस्वारस, जो अनुस्वार का मतलब जो अंग जैसे जो अंग की बिंदी होती है, जैसे पंत, कंत इत्यादि शब्दों का मैं जब उच्चारण करता हूँ तो नाक का सहयोग लेना पड़ता है, तो जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान क्या हुआ, नासिका। तो इस तरह से ये मैंने उच्चारण स्थान आपको संक्षेप में मैंने बताए हैं, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आए होंगे और आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि परीक्षाओं में कम से कम 2-3 नंबर का इसमें से उच्चारण स्थान में से पूछ ही लेते हैं। तो इसको हम बार बार जब अभ्यास करेंगे, बार बार देखेंगे, तो इनका हमें अभ्यास हो जाएगा, वही बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने वर्णों के उच्चारण स्थान पर चर्चा की। आगामी वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगा जो प्रत्याहार पर होगी। आज बस यहीं तक, आप सभी को मेरा नमस्कार।